JF-17 जो है वो मेरे विचार में एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। बेयरली 4.5 जनरेशन जितनी कैपेबिलिटीज उसमें ऐड करी गई हैं ब्लॉक 3 हवाई जहाज में, उससे वो बेयरली 4.5 बनता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, जो उसे बार बार ही 4.5 जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कह के मार्केट कर रहा है। नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आपने सुना होगा कि आजकल पाकिस्तान रेवड़ियां बांटने में बिजी है। जहां उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर जाते हैं, वहां अपने हवाई जहाज JF-17 थंडर को बेचने की पेशकश करते हैं। मीडिया में न जाने कितनी रिपोर्ट्स एक के बाद एक शाया हो रही हैं कि फला मुल्क पाकिस्तान का JF-17 एयरक्राफ्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहां तक कि सऊदी अरेबिया, जो कि वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट की एक तरीके से खान है, कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया भी JF-17 खरीदने में इंटरेस्टेड है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग पिच है या वाकई JF-17 इतना खास एयरक्राफ्ट है कि हर कोई उसे खरीदने के लिए परेशान दिखाई दे रहा है? आज इस विषय पर बात करेंगे और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हैं एयर कमोडोर कार्तिकेय काले, अति विशिष्ट सेवा मेडल, 35 साल की सेवा दी है इंडियन एयरफोर्स में। फाइटर पायलट रहे हैं, MiG-21, MiG-23, MiG-27 और जगुआर एयरक्राफ्ट को उन्होंने उड़ाया है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशंस में खासा अनुभव रखते हैं। एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और साउथ एशिया के एयर पावर बैलेंस पर उनकी पैनी नजर रहती है। सर, आपका स्वागत है। और रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये JF-17 एयरक्राफ्ट आखिर है क्या? थैंक यू सर, आपका इतना बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि JF-17 जो है एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। देखिए, ये एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन जो है अर्ली 1990s का है। लेट 1990s में उसमें एडिशंस हुए हैं और उसके बाद वो प्रोडक्शन में हवाई जहाज़ जो गया है वो लेट 1990s में ही गया है। उसके बाद 2003 में जब ये पहला हवाई जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने उड़ाया चाइना जाके, उसके बाद से देखिए ये डेवलपमेंट जो हुई थी, FC-1 करके एक ओरिजिनल हवाई जहाज़ था जो चीन बना रहा था, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करके उन्होंने JF-17 बनाया। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज FC-1 से JF-17 में ट्रांसफ़र करी, इसलिए यह हवाई जहाज़ जो है 2003 में फटाफट बनना शुरू हुआ। पाकिस्तान इसमें एक पार्टनर के रूप में आया, बिकॉज पाकिस्तान डेस्परेटली अपने F-7P और PG की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था। याद रखिएगा, F-7P और PG जो है एक MiG-21 का एडवांस, हाँ बिल्कुल एक एडवांस वर्जन है। आप एडवांस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नई, बाद में जब बनाया है तो उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऐड कर दी हैं, तो उसको हम एडवांस बोल सकते हैं। परंतु बेसिकली एयर फ्रेम जो था वो केवल एक MiG-21 का ही था। तो अब उस हवाई जहाज को लेके F-7 PG को रिप्लेसमेंट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है डेस्परेटली एक सस्ता हवाई जहाज ढूंढ रहा था। और चीन के साथ जिस तरह से CPEC में इन्वेस्टमेंट हो रहा था पाकिस्तान में, वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने चीन के साथ ये डील करी कि पाकिस्तान का PAC यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चीन की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये दोनों मिलके एक ऐसा हवाई जहाज बनाए। तो इसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली नेक्स्ट टू नथिंग है, बिकॉज पूरा का पूरा हवाई जहाज का डेवलपमेंट चाइना में हुआ। 2003 में पाकिस्तान ने पहली बार ही उड़ाया और उसके बाद धीरे धीरे अब वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ। जब वो ब्लॉक 1 हवाई जहाज आया था, तब उस ब्लॉक 1 हवाई जहाज की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी। उसका जो ऑल अप वेट था वो बहुत कम था, उसमें जो इंजन लगा था वो अंडर पावर्ड था, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस इन द एयर वॉज नॉट वेरी रिलायबल। चाइनीज ने अपना इंजन ऑफर किया था जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया? जी। इंजन जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया और इंसिस्ट किया कि हम जो है रशियन इंजन ही लगाएंगे। आजकल JF-17 में सर कहा जाता है क्लिमोव RD-93 इंजन लगा हुआ है। जी। रूस सप्लाई करता है। जी।
देखिए ये सामरिक दृष्टि से कितनी अजीब सी बात है कि जिस कंट्री को हम अपने देश से बहुत पुराना दोस्त मानते हैं, परंतु JF-17 जो उनकी इस समय बैकबोन फाइटर, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का बोलता हूं इसको, JF-17 का जो इंजन है वो रशिया ने टेक्नोलॉजी उनको दी है और वो रशियंस ने ही उनके उसके बाद एडिशनल ऑलमोस्ट 300 इंजन सप्लाई किए थे चाइना को, जिसमें से 200 इंजन चाइना के लिए थे एंड 100 इंजन जो थे ये पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 के थे। कितना पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 के ऊपर डिपेंडेंट है? पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत सीरियसली JF-17 के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज इस समय वो उनकी बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स है। देखिए F-16 के स्क्वाड्रन है, F-16 के स्क्वाड्रन केवल 3 है और एक छोटा कॉम्प्लीमेंट उनके पास अलग से है, और F-16 की इस अब ऑप सिंदूर के बाद डेफिनेटली नंबर्स में बहुत कमी आई है। JF-17 के पास JF-17 के इस समय उनके पास 7 स्क्वाड्रन्स हैं और प्लस एडिशनल 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एक उनकी जो टेस्ट एंड इवैल्यूएशन फ्लाइट है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फ्लाइट उसमें है, और एक छोटा कॉम्प्लीमेंट जो है उनका कॉम्बैट कमांडर स्कूल सरगोदा में, वो इस हवाई जहाज को यूज करते हैं। और वेरी फ्रैंकली ऑपरेशनल दृष्टि से यदि मैं कहूँ कि जो उनकी प्राइमरी ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यानी CCS, यदि वो JF-17 का इस्तेमाल करती है तो ये मान के चलिए कि JF-17 जो है उनकी ऑपरेशनल बैकबोन है। JF-17 यकाएक सुर्खियों में कैसे आ गया? आप इसे किस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट मानते हैं? देखिए जनरेशन तो ये 4th जनरेशन ही है। बेसिक एयर फ्रेम जो इसकी है वो बिल्कुल 4th जनरेशन है और इसमें कंपोजिट्स का यूज जो है धीरे धीरे बढ़ाया गया है। ब्लॉक 1 जब हवाई जहाज बना था इसमें ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम का ही पूरा यूज हुआ था और बाकी जो एडवांस मेटल्स है जैसे कंपोजिट्स वगैरह थे वो बहुत ही कम पोर्शन में यूज हुए थे और वो चाइनीज बना रहे थे और वो चाइनीज सप्लाई कर रहे थे। अब जो है धीरे धीरे करके कंपोजिट्स का यूज ज्यादा हुआ है जिसके कारण उसका वजन कम हो गया है, और क्योंकि रशिया ने एक और पावरफुल मेजर इंजन सप्लाई किया है जो ज्यादा पावरफुल है तो उसके कारण जो है उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन JF-17 के बारे में ये कहा जाता है कि उसका पेलोड ये बहुत ही कम है। अगर हम आज बात करें 4.5 जनरेशन के जाने कितने एयरक्राफ्ट हैं, आपका यूरोफाइटर है, आपका रफाइल है, आपका ग्रिफिन है, तो उसकी मुकाबले इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत कम है। कैसा है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज पिछले क्वेश्चन से आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, हवाई जहाज का वजन जो है आप कम कर सकते हैं यदि आप कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजीज यूज करें, कॉम्पोजिट मटेरियल्स यूज करें, उससे उसका वजन कम होता है। परंतु ये बेसिकली एयरक्राफ्ट इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो ये प्योर मेटल एयरक्राफ्ट था। धीरे धीरे अब इसमें कॉम्पोजिट की मात्रा बढ़ाई गई है, इसलिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में परफॉर्मेंस लेवल्स में थोड़ा फर्क आया है। इसीलिए बार बार पाकिस्तान इसको 4.5 जनरेशन कहने की कोशिश करता है क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। परंतु यदि हम बेसिक कोर टेक्नोलॉजीज को देखें तो ये 4th जनरेशन, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ये लोअर 4th जनरेशन हवाई जहाज है जो अब पाकिस्तान मार्केट कर रहा है 4.5 जनरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 की कैसी परफॉर्मेंस रही जो हम मीडिया में सुनते आए? देखिए ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 की परफॉर्मेंस केवल पहले दिन का ही असेसमेंट हो सकता है, बिकॉज उसी समय पाकिस्तान एयरफोर्स एयरबोर्न हुई 7 तारीख को। उसके बाद तो पाकिस्तान एयरफोर्स एयरबोर्न ही नहीं हुई, तो फिर हम कहां से उसका असेसमेंट करेंगे। परंतु जो पहले दिन का असेसमेंट है उसमें यही है कि JF-17 ने लॉन्ग रेंज पर लॉन्ग रेंज शॉट्स लिए, जिससे उनके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स थे जो बाद में हमें जमीन पे गिरे हुए मिले, PL-15 चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स, उनको लॉन्ग रेंज पे उन्होंने फायर किया है और करीब 30 से 35 मिसाइल्स जहां तक मेरा असेसमेंट है फायर हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो हैं जमीन में गिरी हुई हालत में मिले हैं। दैट मीन्स एक्सट्रीम एंड ऑफ रेंज पे वो जाके जब उनका पूरा ईंधन खत्म हो गया तो वो पत्थर की तरह जमीन पे गिर गया। पाकिस्तान जो चीन की मिसाइल की रेंज है वो PF सीरीज की, वो सारे JF-17 से फायर हो सकते हैं? PL सीरीज हाँ डेफिनेटली फायर हो सकते हैं। देखिए मिसाइल फायर करने के लिए केवल कैरिज कैपेसिटी यानी आप उसका वजन उठा सकते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत है। और साथ में जो PL-15 सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं ये सेमी ऑटोनोमस मिसाइल्स हैं। दैट मींस इनको आप एक बार, इनको बोलते हैं लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मिसाइल्स। आप इन मिसाइल को लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद ही अपना दुश्मन जो है एक डेजिग्नेटेड एरिया में जाके खुद ही ढूंढता है। इसीलिए तो इसमें इतने फेलियर्स हैं, बिकॉज जब आप दुश्मन को उस एरिया में ढूंढ रहे हैं और यदि वहां कोई हवाई जहाज नहीं है तो थोड़ी देर बाद वो मिसाइल नीचे जमीन पे गिर जाएगा। ओके, तो एकाएक ये JF-17 थंडर के ऊपर ये मार्केटिंग पिच कहां से आ गई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके 2 आयाम हैं जिससे मैं एज एनालाइज करता हूं। पहला आयाम यह है कि ऑप सिंदूर के बाद चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत ही बुरा नाम मिला है, और अगर आप यदि चाइनीज की डिफेंस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी फैक्टर को आप कंसिडर करें तो आप ये देखेंगे कि अभी जो थाईलैंड कंबोडिया वॉर में जो कंबोडिया में जो फेलियर्स हुए हैं वो भी चाइनीज इक्विपमेंट रिलेटेड थे। Okay. और साथ में
ऑप सिंदूर में जो फेलियर्स रहे हैं, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने पहले दिन के बाद जो है 2-3-4 दिन तक एक कंप्लीट वर्चस्व जो है आकाश पे स्थापित कर लिया, वो भी उनके फेलियर्स ही माने जाएंगे। वेनेजुएला में भी चाइनीज, जी बिल्कुल, और वेनेजुएला में भी चाइनीज इक्विपमेंट टोटली फेल हो गया और वो उनका एयर डिफेंस नेटवर्क था। जी हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइनीज इक्विपमेंट को इस समय वर्ल्ड मार्केट में बड़ी ही नीचे स्तर पे देखा जा रहा है कि ये इक्विपमेंट सस्ता तो है, और जैसा कि बोलते ही हैं कि चाइनीज है तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, पर जब फेल होगा तब उसका कोई भरोसा नहीं है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ही लो है। मुझे लगता है कि इस रिलायबिलिटी फैक्टर को हाई करने के लिए पाकिस्तान के साथ चाइना का ये मिला जुला एक प्रयास है कि हम बिल्कुल मार्केटिंग हाइप है। और आपको पता है पाकिस्तान और चाइना दोनों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स हैं, तो इन्होंने मार्केटिंग हाइप बनाया है और पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं वो अपना एक एजेंट की तरह से, बिकॉज वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो इस हवाई जहाज को कोई बात ही नहीं कर रहा खरीदने की। तो लेकिन सऊदी अरेबिया के कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का कर्ज चुका देंगे इसी हवाई जहाज। देखिए पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन तो हमेशा है, क्योंकि बार्टरिंग सिस्टम देखिए ऐसा है कि जहां से सारी दुनिया मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ जा रही है, वहां पाकिस्तान धीरे धीरे जो है वो पुराने मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें IMF का लोन लेने की कोई जरूरत नहीं, इतने ज्यादा हम बेचेंगे कि हमारे पास तो कैश सरप्लस हो जाए। देखिए वो बेच ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं और करने को। आप खुद ही सोचिए दैट फाइनली इसके जो किट्स आएंगे उसमें से ऑलमोस्ट इस समय जो है लोग कहते हैं कि ओपन सोर्स इंडिकेशंस हैं कि ऑलमोस्ट 58% जो है वो पाकिस्तान इसमें वो है पार्टनर है इन द मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में, और 42% अभी भी चाइना से डायरेक्ट आ रहा है। तो मैं तो ये 100% शर्त के साथ कह सकता हूँ कि जो कॉम्पोजिट मटेरियल्स हैं और जो एयरफ्रेम में जहां पर दबाव पड़ता है, देखिए ऐसा है कि पूरे हवाई जहाज पे हमेशा इक्वल दबाव नहीं होता। जो कंट्रोल सर्फेसेज आप ऑपरेट करते हैं तो इन पे जब ये ऑपरेट होती हैं तो बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक प्रेशर आता है, तो इनकी जो मटेरियल और जो मेटल और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो इनिशियल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करके ये है कि जो पाकिस्तान जो चाइनीज बनाते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल सर्फेसेज जो है वो चाइना से ही बन के आते हैं, जिसमें कॉम्पोजिट्स का यूज होता है ताकि वो ज्यादा ताकतवर बने वाइल हल्की रहें, और रियर एम्पेनाज जो है वो पूरा का पूरा चीन में बन के आता है और वो पाकिस्तानी केवल इकट्ठा करते हैं। तो पाकिस्तानी जो आगे के विंग्स जो हैं, जो एल्यूमिनियम के विंग्स हैं वो बनाते हैं, और आगे का जो मेन फ्रेम फ्यूजलाज है उसका थोड़ा पोर्शन बनाते हैं। उसके अलावा वो एवियोनिक्स का स्वीट जो है उसमें फिट करते हैं। लेकिन JF-17 को जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि वो सूडान भी खरीद रहा है, इंडोनेशिया भी खरीद रहा है और बाकी दीगर मुल्कों में सऊदी अरेबिया भी खरीदने में इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश को सप्लाई की बातें सुनाई दे रही हैं आजकल। JF-17 बांग्लादेश को भी मिलने की बात हो रही है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान की यात्रा पे गए थे और सुनते हैं कि वहाँ उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है कि पाकिस्तान उनको JF-17 सप्लाई करेगा। तो ये क्या चीज सिर्फ मार्केटिंग पिच समझते हैं? नहीं नहीं, देखिए कोई भी हथियार जब कोई देश किसी और देश को बेचता है तो उसके पीछे उसका एक जरूर स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक एक रीजन होता है। तो बांग्लादेश को जो उन्होंने ऑफर किया वो इसी सामरिक दृष्टि से किया, क्योंकि अब बांग्लादेश तो बांग्लादेश रहा नहीं मेरे विचार से, अब धीरे धीरे वो ईस्ट पाकिस्तान होते जा रहा है। वो कब पूरा ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा ये केवल समय ही दिखाएगा। तो ईस्ट पाकिस्तान पे अपना होल्ड वापस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान उनको कुछ ऐसी चीजें ऑफर करे, और वो और कुछ ऑफर कर नहीं सकता है। चावल वहां से आता नहीं है, आटा वो खुद भूखे मर रहे हैं, तो केवल एक ही चीज वो ऑफर कर सकता है जो चाइना के साथ मिलकर वो इस समय चला रहा है, और जो उसकी मार्केटिंग पिच पे यानी JF-17 और चाइनीज इक्विपमेंट की इमेज एनहांस करने के लिए ये बहुत बड़ी पिच है पाकिस्तान की तरफ से कि आप भाई आप बांग्लादेश को भी दे दो, आप सूडान को भी दे दो। पर देखिए ये ऐसे देश हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि बांग्लादेश अगर JF-17 नहीं खरीदेगा तो और क्या खरीद सकता है। लेकिन फर्ज कीजिए कि कल को बांग्लादेश में JF-17 आ जाता है तो भारत के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा? देखिए सरदर्द तो डेफिनेटली होगा, चाहे एक हवाई जहाज आए, चाहे 2 हवाई जहाज आए, चाहे 3 हवाई जहाज आए, बिकॉज एक बार आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लेते हैं तो आप आप एक देखिए मैं उसको दुश्मन नेशन तो अभी नहीं बोलूंगा बांग्लादेश को, परंतु एक ऐसा हमारा पार्टनर है, नेबर है, जो हमारे साथ उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। तो अब आप इस तरीके से यदि बांग्लादेश को देखें तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं, जो भी इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट होगा वो हमारे अगेंस्ट ही यूज होगा, अदरवाइज इस तरफ या तो हमारे लिए चैलेंज होगा। जबकि देखिए इंडियन एयरफोर्स जब पाकिस्तान एयरफोर्स के 7 स्क्वाड्रन को झेल सकती है तो 7 हवाई जहाज जो बांग्लादेश के पास आएंगे उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि नहीं होने से होना फर्क पड़ेगा। जी हाँ, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज
JF-17 या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो आज की कैपेबिलिटी आप समझते हैं और देखते हैं, उससे भारत को कितना चिंतित होने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। देखिए JF-17 जो है, यदि हम उसको टोटलिटी में देखें तो इनिशियल उसका, जैसे आपने बोला था, इनिशियल आपने पूछा भी था कि बोला भी था कि उसकी लिमिटेशन ये रही है कि इनिशियल वेट कैरेज कैपेसिटी कम थी, इंजन कम पावरफुल था, वजन हवाई जहाज का ज़्यादा था। तब उसकी कैपेसिटी बेरली 2 टन की थी जब इनिशियली वो स्टार्ट हुआ। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके 3.6 3.7 टन कर दीजिए। परंतु 3.6 3.7 टन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी हवाई जहाज में हार्ड पॉइंट्स पे, तो हार्ड पॉइंट की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। जैसे मैं मानता हूं कि इस समय जो पुरानी एयरफ्रेम की कंसिडरेशन थी, बेली का, दैट मीन्स नीचे का जो फ्यूजलाज पोर्शन होता है उस पे जो हार्ड पॉइंट है, उसके अलावा वो किसी और हार्ड पॉइंट पे 500 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकते। विंग टिप्स पे वो बेयरली 100 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा पाता है ये हवाई जहाज। और इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है क्योंकि नया इंजन रूस ने दिया है। यदि रूस की इंजन सप्लाई बंद हो जाए या वो WS-13 जो चाइनीज इंजन है वो लगाएं, तो इसकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फर्क आगे भी पड़ेगा। और क्लासिक डिजाइन में यदि आप देखें तो इसमें एनहेंसमेंट ऑफ मॉडर्न मनूवरेबिलिटी, कॉम्बैट मनूवरेबिलिटी का, एक्सेप्ट लीडिंग एज रूट एक्सटेंशन जो 1990 का एक टेक्नोलॉजी है, और डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स इन्हें बोलते हैं, उसके अलावा इसमें कोई एयरफ्रेम में कोई मेजर ऐसा बदलाव नहीं है जो इसको जनरेशन, जैसे जिस प्रकार से वो 4.5 जनरेशन बोल रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जाए। और स्टेल्थ तो फीचर है ही नहीं, स्टेल्थ कभी इसमें कंसिडर ही नहीं किया गया। तो इसके मतलब है कि JF-17 थंडर एक पुअर मैन्स चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास ठीक है JF-17 है। मार्केटिंग पिच के अलावा इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं देखते कि ये नहीं, इसमें देखिए डेफिनेटली बिकॉज इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो इसमें उनका एक स्ट्रेटेजिक रीजन है इसको पिच करने का। देखिए पाकिस्तान की इस समय लीवरेज जो है मिडिल ईस्ट में बिल्कुल जीरो हो गई है, एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग वन एक्सपर्टीज, वो है उनकी आर्मी। बिकॉज जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें जो मोनार्कीज वगैरह हैं, वो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास आर्मीज की, प्रोफेशनल आर्मी की जो पर्सनल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज उनके पास अपना कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। प्लस आप खुद ही सोचिए, जो जिस मोनार्क को हमेशा ये डर हो कि मेरी कुर्सी कोई खींच लेगा, वो अपने लोगों को शायद फौज में कभी भर्ती नहीं करेगा ये कह के कि भाई यही मेरे नीचे से जो है हो सकता है कुर्सी खींच लें। तो उसके लिए एक मर्सनरी फोर्स, यानी एक बाहर से लाई हुई ताकत जो है, वेनेजुएला में भी क्यूबा के बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हीं को मारना पड़ा, बाकी सब बिक गए। तो यही बात है। तो ये आप कोई भी मोनार्क, ओलिगार्क या कोई भी ऐसा इंसान जो जबरदस्ती किसी चीज को ऑक्यूपाई करके बैठा हो या इस पोजीशन पे हो, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके पास का आजकल USP यही है, टू सप्लाई मर्सिनरीज। बिल्कुल। और इसके अलावा जो JF-17 के बारे में हम सुनते हैं वो कोई खास नहीं है, मार्केटिंग पिच है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये हवाई जहाज कितना सक्सेसफुल होता है। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस मसले पे इतनी सफाई से, साफगोई से प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, आपका मेरे विचार लेने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।